Hey guys, how are you? I hope you guys are doing great, and today we are going to discuss certain important points regarding SBI PO मेंस GA स्ट्रैटेजी। सो जितने भी लोग सेशन में जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए रह सकता है इन GA। सो SBI PO मेंस को रिगार्डिंग की कुछ सालों से जो पैटर्न है, जिस तरीके का आ रहा है, उस तरीके के रिगार्डिंग हम यहाँ पर GA का स्ट्रैटेजी जो है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि जो मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से एक क्वेरी रहती है कि मैम जो GA होता है ना, उसके अंदर SBI PO में क्या कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने पहले से दिया है, उनको पता है कि क्या आता है क्या नहीं आता है। तो जो बिगनर्स हैं मैं उनको बता दूं, देखो GA जो होता है SBI PO का, वो कंपैरेटिवली बाकी एग्जाम से थोड़ा डिफरेंट होता है। एंड डिफरेंट के साथ साथ डिफिकल्ट भी होता है। उसका जो लेवल होता है वो अच्छा खासा लेवल होता है। एंड दे रिलाई प्योरली ऑन बैंकिंग एंड इकोनॉमी न्यूज़ के ऊपर। जैसे इकोनॉमी न्यूज़ है, बिजनेस न्यूज़ है, बैंकिंग न्यूज़ है, इस टाइप की न्यूज़ के ऊपर ये यूजुअली क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम SBI PO मेंस का अगर हम GA सेक्शन की बात करें तो इसका कॉम्पोजिशन कैसा है, तो आप ये मान के चलिए कि इसके कॉम्पोजिशन में नियर अबाउट एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग कि 80% इसमें 70 to 80% बैंकिंग रहता है। मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल न्यूज़, इस टाइप का। या तो बैंक्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, या फिर आपका SBI रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, RBI रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, सेबी रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो समझ रहे हो, इसका जो परसेंटेज अगर मैं बताऊं तो 70 to 80% एनी हाउ रहता ही रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि किस टाइप से, कौन कौन से करंट अफेयर्स किस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो SBI का जो फोकस एरिया है, जिस पर SBI PO का एग्जाम या क्लर्क का एग्जाम मेनली रिलाई करता है, दैट इज बैंकिंग करंट अफेयर्स। यानी कि बैंकिंग करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैंकिंग करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं है कि आपका सर्टेन सेक्शन में से ही क्वेश्चन आता है, उसमें स्टैटिक भी पूछा जाता है। सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, बैंकिंग, स्टैटिक बैंकिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टैटिक बैंकिंग का एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है? करंट अफेयर्स बेस्ड बैंकिंग करंट अफेयर्स में से ही कुछ उसके अंदर इन डेप्थ आपसे क्या पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है उसका मीनिंग, या उसमें से कुछ एक टर्म अंदर से निकाल के वो पूछ लेता है, आपसे जानने की कोशिश करता है वेदर यू नो अबाउट इट और नॉट, जिसको हम फाइनेंशियल अवेयरनेस भी कहते हैं। कि फाइनेंशियल अवेयरनेस, जैसे मान लीजिए कुछ शेयर मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट रिलेटेड कोई चीज़ वो पूछ सकता है। अब क्या होता है ना कि से भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, तो उसमें कोई टर्म दिया है तो उस टर्म के बारे में आपसे कुछ पूछ सकता है। लास्ट ईयर जो मुझे ध्यान है कि एक क्वेश्चन जो था SBI PO मेंस में, वो बैंक के रिगार्डिंग ही आया था कि येस बैंक के ना तभी MD एंड CEO बने थे RS गांधी। तो उसने डायरेक्ट वो क्वेश्चन ना पूछ के ये पूछा था कि कितने सालों के लिए बनाए गए हैं, तो वो 3 years के लिए बनाए गए थे। एंड यूजुअली जब भी हम इस टाइप की न्यूज़ पढ़ते हैं, मान लीजिए मैंने कोई MD एंड CEO का अपॉइंटमेंट पढ़ा, तो क्या मैं इस चीज़ पे ध्यान देती हूँ कि वो कितने सालों के लिए बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो बिल्कुल पढ़ा हुआ क्वेश्चन, हमें पता था दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़, लेकिन क्योंकि हमने डीप में नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, मिस हो गया। तो इस तरीके से कुछ एक चीज़ें जो हैं वो हमको थोड़ा सा एक लेयर डीप में अगर पढ़ेंगे। जैसे अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं, तो अपॉइंटमेंट्स में से एक दो चीज़ें याद रख सकते हो आप। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ है और वो पर्सन किसी फील्ड में बहुत अच्छा कर चुका है, या फिर उसको कोई अवार्ड मिल चुका है, या कोई एक इंटरेस्टिंग फैक्ट उससे रिलेटेड है, एक तो वो कर लो। अगर कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट उससे रिलेटेड नहीं है तो उससे पहले वो कौन सी पोस्ट पर था वो पढ़ लो, किसको रिप्लेस कर रहा है ये पढ़ लो, और कितने सालों के लिए बना है ये पढ़ लो। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, कई बार याद रखना मुश्किल हो जाता है, बट वो कब आएगा जब आप याद रख पाओगे? रिवीजन के टाइम पर। सबसे पहले आपको एक बार उसको देखते हुए चलना है।
फिर जब आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो आपको रिटेन हो जाएगा। खैर, अब यहाँ पर देखते हैं कि बैंकिंग करंट अफेयर, स्टैटिक बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, इन तीनों से मिलके बना है आपका एसबीआई पीओ का जो जीए है, वो इन तीनों से मिलके बना है। फिर आता है यहाँ पर बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, स्टैटिक कितना आता है और करंट अफेयर्स कितना आता है, और इन डेप्थ का अगर रेशो पूछेंगे तो 60 to 70% इन डेप्थ ही है। इन डेप्थ क्या होता है? इन डेप्थ होता है, एक होते हैं आपके वन लाइनर्स, कि वन लाइनर मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहा है कि मान लीजिए कि एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, या फिर एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि अभी अक्टूबर के अंदर हमने देखा कि आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? मुनीश कपूर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा तो ये पूछेगा आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं, तो वो क्या हो जाएगा? मुनीश कपूर हो जाएगा। या फिर ऐसे पूछ लेगा मुनीश कपूर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनमें से किसके बने हैं? आरबीआई, एसबीआई, इस टाइप से। ये हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर उसको इन डेप्थ में जाना होगा तो वो क्या बोलेगा कि मुनीश कपूर जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने से पहले किस पोस्ट पर थे, क्या संभाल रहे थे, क्या देख रहे थे। तो मुनीश कपूर जो है, क्योंकि मैंने उसको काफी बार पढ़ा है, स्टूडेंट्स को भी बताया कि पहले यहां पर क्या बना रखे थे, वो एडवाइजर बना रखे थे, मॉनेटरी पॉलिसी इंचार्ज के लिए एडवाइजर के तौर पर वहां पर काम कर रहे थे। तो इस टाइप की 2-3 चीजें अगर हम याद रखेंगे तो हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि आईबीपीएस पीओ मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इस बार। तो आईबीपीएस पीओ मेंस जो अभी 5 नवंबर को हुआ, उसमें ये क्वेश्चन था दैट आरबीआई ने यहाँ पर कौन सी ऐसी कंपनी को 9.99% स्टेक्स इंडसइंड बैंक में रखने के लिए अलाउ किया है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, सीधा पूछा गया था। एसबीआई म्यूचुअल फंड उसका आंसर था, और उसमें एसबीआई, एचडीएफसी ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। ये था स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर वो एक लेयर डीप जाएगा तो वो क्या कहेगा कि कितने सालों के लिए अलाउ किया है? 1 साल के लिए अलाउ किया है। अक्टूबर 2024 तक 9.99% स्टेक से नीचे ये रख सकता है, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि जब आप पढ़ते हैं तो किस तरीके से पढ़े, जिससे आप थोड़ा सा लेयर डीप में जाके पढ़ें, कि ऐसे घूमते फिरते सिंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड ना पढ़े। स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ना है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, लेकिन 1-2 लेयर इन डेप्थ चले जाओ, ठीक है, जितना आप जा सकते हो। अब बात करते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स की। स्टैटिक जो आता है, नियर अबाउट आपका स्टैटिक आता है 40%। स्टैटिक से मेरा मतलब क्या है कि किसी टर्म के बारे में आपसे पूछ लेगा, है ना, या फिर किसी फाइनेंशियल टर्म के बारे में, बैंक के अंदर कोई टर्म यूज होती है तो उसकी फुल फॉर्म्स, एब्रीविएशन, इस टाइप की चीजें अगर यहां पर आपसे पूछता है ना, तो वो आपका स्टैटिक हो गया। या उससे रिलेटेड कि सबसे पहली बार कब बना था, हेडक्वार्टर्स किधर हैं, ये सारा आपका आता है स्टैटिक के अंदर। हेडक्वार्टर्स किधर हैं, कौन से ईयर में फॉर्म हुआ, या उसका चेयरपर्सन कौन है, ये हो गया स्टैटिक। चेयरपर्सन अभी अपॉइंट नहीं हुआ है, कई साल पहले हुआ था, लेकिन क्योंकि वो कंपनी न्यूज में थी तो उसके चेयरपर्सन के बारे में पूछ लिया, तो वो हो गया स्टैटिक फैक्ट। क्योंकि चेयरपर्सन अभी अपॉइंट नहीं हुआ है, काफी साल पहले हुआ था, लेकिन क्योंकि जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि जोमेटो के हेड का नाम पूछा था, तो जोमेटो न्यूज में था इसलिए उसके हेड का नाम पूछ लिया। अब हम लोग तो जोमेटो किस लिए न्यूज में, बस वही पढ़ते हैं, जोमेटो ने इसको एक्वायर किया, जोमेटो ने उसको एक्वायर किया, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं कि जोमेटो का चेयरपर्सन, उसका हेड कौन है। ऐसे ही वो वहां पर ट्रैप करता है। तो ये 2-4 चीजें आपको माइंड में रखनी है। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट जीए टॉपिक्स जो है। ओके, सो इंपॉर्टेंट जीए टॉपिक्स की बात करूं, जिस टाइप के टॉपिक्स आपको आते हैं, पूछे जाते हैं, सबसे मेन तो यही हो गया जिसके बारे में हमने बात की कि मैम बैंक एंड न्यूज़, बैंक जो भी न्यूज़ में है, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे मान लीजिए किसी बैंक ने कोई नई ऐप निकाली है, कोई नया फीचर आया, जैसे अभी एक क्वेश्चन पीओ मेंस में भी था कि कौन से बैंक ने यहाँ पर नंबरलेस विदाउट एक्सपायरी डेट, है ना, जो उसमें एक्सपायरी ईयर होता है ना, एक्सपायरेशन डेट होती है, बिना उसके, बिना ईयरली चार्ज के, और वो भी नंबरलेस क्रेडिट कार्ड निकाला है। तो आंसर था उसका एक्सिस बैंक। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। एसबीआई पूछेगा तो क्या पूछ सकता है कि एक्सिस बैंक ने किसके साथ मिलके यहां पर निकाला है नंबरलेस क्रेडिट कार्ड। चलो उसको और डीप में जाना है तो वो पूछेगा एक्सिस और 5 जो है ना, उन्होंने मिलके ये कार्ड निकाला है, तो ये बताइए 5 कंपनी जो है उसका पहले नाम क्या था। जब करंट अफेयर्स करते हैं तो ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ते रहते हैं तो हमको आइडिया रहता है।
अब यहाँ पर जितने भी एप्स निकाल रहे हैं, जो भी पोर्टल्स या डैशबोर्ड, और इसमें ना बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज आती है, एक्विजिशन। एक्विजिशन, किसी ने कुछ एक्वायर किया है, कुछ परसेंटेज स्टेक्स एक्वायर हुए हैं, कौन किसका सब्सिडरी है, कितना परसेंट स्टेक उसके अंदर हैं, हेडक्वार्टर्स क्या हैं, स्टेक्स कौन सी कंपनी के, किसी एक कंपनी में कितने हैं, ठीक है, हेडक्वार्टर्स किधर हैं, ओनर कौन है, ये सारी चीज़ें, दो चार चीज़ें जो हैं माइंड में याद रखनी है आपको जब भी आप पढ़ते हैं तब। फिर आता है आपका आरबीआई न्यूज़ एंड सर्कुलर्स। बहुत क्वेश्चन आते हैं आरबीआई इन न्यूज़ एंड सर्कुलर से, एंड स्पेशली अगर वो सर्कुलर से पूछता है ना, तो मैं बता दूं आपको कि सर्कुलर से ज़्यादातर स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल भी दे देती हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अभी पीओ मेंस में एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था आपसे कि इनमें से कौन कौन है जो आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, डीपीआई का पार्ट नहीं है। अब ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपके आरबीआई के सर्कुलर से उठाए होते हैं। आप आरबीआई का सर्कुलर करके गूगल पे टाइप करो, आरबीआई सर्कुलर्स लिखो, और किसके रिगार्डिंग सर्कुलर है, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के रिगार्डिंग है तो पीएसएल लिख दो। तो उसमें क्या होते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन क्वेरी के फॉर्म में आरबीआई ने डाले होते हैं, और उसके नीचे ही उनका सॉल्यूशन आंसर्स लिखे होते हैं। वन वर्ड नहीं कहेंगे, वन लाइन स्टेटमेंट टाइप के। तो एक लाइन की यहाँ पर क्वेरीज होती हैं, उसके नीचे एक दो लाइन के जितना भी उसके लिए सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है वो आरबीआई ने दिया होता है, और उससे एक दो क्वेश्चन उठाते हैं ये। अब हम तैयारी करते हुए ये कैसे देखें कि कौन सा सर्कुलर हमको देखना है। सबसे पहला जो नए सर्कुलर्स निकाले हैं आरबीआई ने, वो न्यू यानी कि लेटेस्ट सर्कुलर्स। फिर उन लेटेस्ट सर्कुलर्स में जब आप जाओगे तो उसके रिगार्डिंग आरबीआई ने ना उससे पहले के जो सर्कुलर होते हैं ना, या क्वेरीज या एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिनको एफएक्यूज कहते हैं, वो अटैच किए होते हैं। उसको जाके ओपन करो। जब उसको जाके ओपन करोगे तो उसमें इस टाइप की और क्वेरीज आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से रिलेटेड कुछ चल रहा है, तो प्रायोरिटी कुछ एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके सर्कुलर्स आप वैसे भी याद रखो। जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, जैसे डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, अकाउंट एग्रीगेटर रिलेटेड, एनबीएफसीज रिलेटेड, तो एनबीएफसी से रिलेटेड है, एटीएम से रिलेटेड कुछ है। तो ये सारे सर्कुलर्स एंड आरबीआई न्यूज़ याद रखना कि आरबीआई न्यूज़ में किस किस वजह से रहा है, और उस वजह के ऊपर जो भी सर्कुलर है आरबीआई के वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब आता है, कहीं दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना। सेबी, नाबार्ड एंड एआईएफआई। सेबी आपको पता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाबार्ड आपको पता है, नाबार्ड से यूजुअली जो क्वेश्चंस बनते हैं आरआईडीएफ से काफ़ी पूछा जाता है। इसका जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इससे क्वेश्चन आते हैं। और सेबी जो है, इसके पास में एक एआईएफ है। अब आप कहोगे कि मैम एक एआईएफ, इसके साथ में एक एआईएफ, इसके साथ में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जिसको एआईएफ कहते हैं। लेकिन सेबी के पास में जो है दैट इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। आपको बता दूं कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड अभी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि सेबी के जो होल टाइम मेंबर हैं अनंत नारायण, उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर क्या कर देना चाहिए, ऑटोमेशन कर देना चाहिए, या फिर ऑटोनोमस रेगुलेशन होना चाहिए एआईएफ के अंदर। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये न्यूज़ में रहा है, तो इसको अच्छे से कर लेना। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को बहुत अच्छे से कर लेना सेबी रिलेटेड। अब सेबी रिलेटेड बहुत सारे टाइमलाइंस हैं, जैसे डीमैट अकाउंट्स जो हैं उनके लिए एक डेडलाइन आई है नई कि डीमैट अकाउंट्स के नॉमिनीज आप कब तक यहाँ पर उनको रजिस्टर कर सकते हो, या नॉमिनीज के लिए कब तक उसको ऐड कर सकते हो अपने नॉमिनीज को, 31 दिसंबर 2023 तक। फिर सेबी ने अभी एक यहाँ पर टाइमलाइन निकाली थी रिगार्डिंग कि आईपीओ होता है तो उसके कितने दिन बाद उसको स्टॉक एक्सचेंज पर उस कंपनी के जो शेयर्स हैं उनके प्राइजेस के साथ में लिस्ट किए जाने चाहिए, कितने दिन में एएसबीए अकाउंट में से पैसा उनका रिलीज हो जाए, जिनको वो शेयर्स नहीं अलॉट हुए हैं तो उनको पैसा वापस कर दिया जाए, और जिनको अलॉट हो गए हैं वो एक दिन के अंदर अंदर उनको अलॉटमेंट कर दिया जाए, दूसरे दिन उसका क्या कर दिया जाए, जिनको नहीं अलॉट हुआ इनका पैसा वापस कर दिया जाए, और तीसरे दिन यानी कि T+3 डेज में उसको लिस्ट कर दिया जाए आफ्टर आईपीओ। जो पहले 6 दिन का टाइमलाइन था, T+6 डेज का टाइमलाइन था, उसको T+3 डेज का कर दिया। तो ये सारा कुछ मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि
टीचर आता है बता के चला जाता है कि ये कर लेना, वो कर लेना, वो कर लेना, लेकिन जब एक्चुअल में आप लोग पढ़ने बैठते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि अरे एक्चुअल में करे क्या, कर तो लें लेकिन कैसे करना है। तो वो कैसे करना है ये मैं बता रही हूं आपको, लाइन बाय लाइन बता रही हूं। फिर आता है इंपॉर्टेंट बिजनेस एंड इकोनॉमी न्यूज। बिजनेस एंड इकोनॉमी न्यूज से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पिछली बार कम से कम 4-5 क्वेश्चन कंपनी से रिलेटेड ही थे, कि जिसमें कुछ एक फॉरेन कंपनीज थी जिनका हेडक्वार्टर पूछ लिया गया। इकोनॉमी न्यूज हो गया जैसे कि किसी में कितने % स्टेक्स एक्वायर कर लिए, या जीएसटी से रिलेटेड, या किसी और चीज से रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो गया, है ना। इन डेप्थ थोड़ा सा पूछ लिया गया, कोई इंडेक्स वगैरह इससे रिलेटेड पूछ लिया गया। फिर आते हैं आपके इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज। इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज को करने के लिए इंटरनेशनल न्यूज में मेनली आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको भी देख लेना। इंटरनेशनल डिफरेंट टाइप की अलायंसेस हैं, इनको देख लेना। ऑर्गेनाइजेशन से मेरा मतलब है जैसे कि ब्रिक्स हो गया, या फिर आपका यूएन हो गया, यूनेस्को हो गया। अब ये जिस भी वजह से एडीबी हो गया, जिस भी वजह से ये न्यूज में चल रही हैं, उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी चीजें और डीप में कर लेना। मेंबर कंट्रीज, लेटेस्ट मेंबर कंट्री कौन सी बनी है, किसका क्या रहा है, तो ये 2-4 चीजें इसके साथ में आप करते रहना। अब यहाँ पर बात आती है कि जितना भी बिजनेस एंड इकोनॉमी में हमने किसी कंपनी के बारे में कुछ फाइनेंशियली कोई नई चीज हुई है, यहाँ पर हमारा अगर उसकी बात करूँ, डेफिसिट वगैरह, ट्रेड डेफिसिट की कोई बात हो रही है, फॉरेक्स रिजर्व्स की कोई बात हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की कोई बात हो रही है, तो इससे रिलेटेड चाहे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, चाहे फॉरेन एक्सचेंज न्यूज है, LRS यानी कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम रिलेटेड न्यूज है, उनको डीप में करना है, इन डेप्थ करना है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर चीज इसमें मैं बोलूं दैट इज इन डेप्थ। अगर कर रहे हो तो अंदर अच्छे से पढ़ना है आपको, कम से कम 3-4 लेयर्स इन डेप्थ पढ़ना। कि आप कोई एक पर्टिकुलर न्यूज पढ़ रहे हो, कोई एक न्यूज पढ़ रहे हो, तो कम से कम उस न्यूज से आपके पास में यहां पर 3-4 चीजें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो 5-6 और फैक्ट्स उससे रिलेटेड आपको पढ़ने हैं ये, और आपको कहीं पे भी आसानी से मिल जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो दिक्कत नहीं आती है, डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हुए आप नोट्स बना सकते हो। मैं आगे कोशिश करूंगी कि कमिंग ईयर से मैं डेली करंट अफेयर्स को भी टारगेट करूं, क्योंकि नीड ऑफ द आवर वही है। वीकली, मंथली से आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। अब बात आता है यहां पर जो मैं बोलना चाहूंगी, दैट विच मंथ करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर SBI PO मेंस। कौन से मंथ का करंट अफेयर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है SBI PO मेंस के लिए, ठीक है। अब यहां पर आते हैं पहले के 4 महीने। पहले 4 महीने जैसे कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रीसेंट में से ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। रीसेंट के 4 महीने से ज्यादातर आता है, और जितना ज्यादा रीसेंट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितना ज्यादा रीसेंट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। पर क्या SBI के एग्जाम में एग्जामिनर पलटी नहीं मार सकता मैम? अगस्त से ज्यादा पूछ लिया तो कुछ कह पाएंगे? सारा सितंबर से भर दिया तो कुछ कह पाएंगे? अक्टूबर से दे दिया तो हम में से कोई बोलने की हिम्मत कर सकता है? नहीं कर सकता है मैम। तो यानी कि इनमें से वो किसी भी ईयर से कितना भी दे सकता है। क्या 1-2 क्वेश्चन वो जुलाई से फ्रेम कर सकता है कि मैम 1-2 क्वेश्चन उसने जुलाई से फ्रेम कर दिए? ऑब्वियस, बिल्कुल। जुलाई से 3-4 क्वेश्चन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बट इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास में ये 4 महीने आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं तो आप जुलाई को भी फोकस कर सकते हो। जुलाई को भी आप लोग फोकस कर सकते हो। पहले ये 4 निपटाना, फिर जुलाई पर फोकस करना। इन चारों में से एक भी महीना आपको छोड़ना नहीं है, ना अगस्त, ना सितंबर, ना अक्टूबर, ना नवंबर। अब बात आती है यहां पर कि मैम कैसे करेंगे इसको हम कंप्लीट, किस तरीके से ये कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले आपका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वीडियो को लाइक किया है, लाइक कर दो, ठीक है। तो यहां पर मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, दिसंबर मंथ करंट अफेयर्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कि दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स कब इंपॉर्टेंट होगा?
तब इंपॉर्टेंट होगा जब एग्जाम या तो मिड दिसंबर में जा रहा है या फिर जा रहा है दिसंबर लास्ट में। तो अब इस चीज पर फोकस करो कि अगर मान लीजिए आपका मेंस का एग्जाम जो है एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम अगर वो होता है दिसंबर मिड में, ठीक है, दिसंबर मिड से मेरा मतलब है कि 15 दिसंबर के अराउंड होता है, तो आपको क्या करना है, अगर मिड दिसंबर में होगा यानी कि 15 दिसंबर के अराउंड अगर एग्जाम होता है तो आपको 1 वीक दिसंबर करंट अफेयर्स करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इतना रिसेंट भी पूछा जाता है। और अगर मान लीजिए दिसंबर लास्ट में होता है जिसके चांसेस थोड़े कम हैं, चांसेस ज़्यादा इसी के हैं कि मिड दिसंबर में हो जाएगा एग्जाम, बट दिसंबर लास्ट में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसके चांसेस नहीं है। और अगर ये दिसंबर लास्ट में होता है यानी कि आपका 25 दिसंबर 26 दिसंबर के अराउंड होता है तो आपको 1 से लेके 12 दिसंबर करना है। अगर मान लीजिए तुम्हारा एग्जाम 31 दिसंबर को इन्होंने रख दिया, क्योंकि इनकी खास बात यह है कि ये लोग इसी टाइप से ना कुछ अलग अलग टाइमिंग पर इस टाइप के एग्जाम रख रहे हैं। फेस्टिवल पे दे दो, सीरियस कैंडिडेट होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, स्किप कर देगा किसी ना किसी रीजन की वजह से। जबकि वो अलग बात है कि एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम तो कोई भी अपना स्किप नहीं ही करना चाहेगा। तो इन केस ये 31 दिसंबर 25 दिसंबर वाली ब्रैकेट में आता है तो हम 1 से 12 कर लेंगे अगर 25 दिसंबर होगा, या फिर हम 15 दिसंबर तक कर लेंगे अगर 31 दिसंबर तक का होगा। तो ये हम यहां पर इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। ओके, now the most important question and the most asked query is that when is SBI PO एग्जाम, इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो यहां पर ये 3 डेट्स आप देख पा रहे होंगे, ये 3 डेट्स हैं इधर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी देखते हैं किसकी क्या क्या है कि 10 से 15 दिसंबर के बीच में एग्जाम होगा, या 15 से 25 दिसंबर के बीच में एग्जाम होगा, या फिर आपका 25 दिसंबर से लेके 5 जनवरी के बीच में होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, यानी कि इसकी 1 से लेके 5% तक की प्रोबेबिलिटी है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। बट यू नेवर नो, आजकल ऐसा ही हो रहा है कि जो हम नहीं सोच रहे हैं वही चीजें हो रही हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ये भी बहुत कम है, ये आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी है 15 से 20% की कि ये जा सकता है 15 से 25 दिसंबर। अब प्रोबेबिलिटी कम क्यों है ये मैं डिसाइड कर रही हूं इस हिसाब से कि यूजुअली जो एसबीआई है वो अपने प्रीलिम्स से मेंस के बीच में जितना गैप रखता है, जैसे अगर मैं पिछले साल की बात करूं 2022 के वाले एग्जाम की बात करूं तो उसमें प्रीलिम्स और जो मेंस था उसके बीच में गैप पता है कितना था। मेंस हुआ था 30 जनवरी को, ठीक है, और 20 दिसंबर को उनका प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम्स था, और 20 दिसंबर के बाद में 30 जनवरी को एग्जाम था। तो उस हिसाब से 1 महीना 10 दिन का टाइम दिया गया था, यानी कि नियर अबाउट 40 डेज का गैप था बिटवीन द लास्ट प्रीलिम एग्जाम एंड मेंस एग्जाम। तो उस हिसाब से इस बार लास्ट जो प्रीलिम्स का एग्जाम था एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का वो था 6 नवंबर को, ठीक है, 6 नवंबर को। तो उस हिसाब से 6 नवंबर से लेके 6 दिसंबर क्या हो गया, 1 महीना हो गया, इसमें 10 दिन और ऐड कर लो तो 16 दिसंबर हो गया, ठीक है। तो 6 नवंबर से 6 दिसंबर 1 महीना और 10 दिन ऐड कर लिया, पिछले साल के हिसाब से देखूं तो 16 दिसंबर के अराउंड कुछ बैठ रहा है। तो इस ब्रैकेट में, या मैं इसको 10 से 16 भी लिख सकती हूं, दिसंबर के बीच में जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 80%। ये कितना परसेंट है, ऑलमोस्ट 80% के अराउंड है, 75 to 80% के अराउंड है, ठीक है, 75 to 80% के अराउंड इसके चांसेस हैं कि ये आपका 16 दिसंबर तक हो जाए। अगर इससे आगे एक्सटेंड होता है तो उसके यहां पर 10 से 15% चांसेस इसके हैं, 10 से 15%, और इसके तो 5% मुश्किल से चांसेस है, 2 से 5% इसके चांसेस है कि ये आपका 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में होगा, ठीक है। अब बात आती है कि मैम मैं तैयारी कैसे करूं, ठीक है, ये भी दिमाग में आता है तैयारी कैसे करूं। तो तैयारी करने के लिए जो आपका रोड मैप है एसबीआई पीओ मेंस के लिए वो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगी कि क्या रोड मैप होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली चीज आती है इधर कि अगस्त एंड सितंबर मंथ का
आपको करना है और अक्टूबर एंड नवंबर का करना है। तो मेनली इन 4 महीने को मैं कैसे कंप्लीट करूं, ठीक है। अब इन 4 महीने में मैं 4 महीने का करंट अफेयर्स जो है मैं इनको कैसे कंप्लीट करूं। तो सबसे पहली चीज आती है कि मेरे पास में टोटल कितना टाइम है ना। यही चीज है ना कि अगर मैं तैयारी करने बैठता हूं या बैठती हूं तो मेरे पास में कितना टाइम है। तो ये एक क्वेरी है दैट हाउ मेनी डेज लेफ्ट फॉर SBI PO मेंस। तो इसमें बात करें तो मिनिमम हमारे पास में 20 दिन है। 20 दिन कैसे लगाए मैंने कि ये लगा लो 15 तारीख है, 15 तारीख से लेके अगली 15 दिसंबर तक, 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक आपके पास कितना है टाइम, 1 महीने का, 30 डेज का। इसमें मैं यहां पर कि अगर मान लो 15 दिसंबर से पहले हो जाता है, 1 हफ्ता पहले हो जाता है, तो मैं कहूंगी कि मेरे पास में नियर अबाउट 25 डेज है। उनमें से 5 दिन मैंने आगे पीछे काट लिए कि मिनिमम कितना जाएगा। 20 दिन का टाइम तो हर हालत में मिलेगा, 20 दिन तो अपने से कोई नहीं छीन सकता। अगर वो 7 दिसंबर को भी एग्जाम दे दे तो भी 20 दिन तो है। मोटा मोटा मान के चलूं तो 30 डेज है मेरे पास में। मिनिमम मान के चलूं तो मेरे पास में 20 है। मैक्सिमम मान के चलूं तो 40 to 45 डेज है, बट मैक्सिमम में मैं 40 डेज लूंगी कि 40 डेज मेरे पास में है। अब मैं इसकी तैयारी कैसे कर सकती हूं। इसकी तैयारी करने के लिए मेरे पास में यहां पर रोड मैप होना चाहिए। रोड मैप यानी कि एक्चुअल में मुझे करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास में 4 महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जिन पर मैं फोकस करूंगी, सबसे रीसेंट वाले हैं। तो यहां पर मैंने अगस्त एंड सितंबर पर फोकस किया। तो इसमें मैं सबसे पहले ये 2 चीजें अपनी यहां पर पढ़ूंगी मैं, ठीक है, यानी कि बैंक और फाइनेंशियल न्यूज। अब जब मैं बैंक और फाइनेंशियल न्यूज पढ़ूंगी तो मेरे को पूरी PDF में से पहले बैंक और फाइनेंशियल न्यूज निकालनी है और इनको मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनको मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मैं इनको 2 दिन में कंप्लीट करूंगी। एक दिन मैंने अगस्त के सारे बैंक और फाइनेंस की न्यूज निकाल दी और दूसरे दिन मैंने सितंबर की सारी बैंक और फाइनेंस की न्यूज कर ली, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। फिर आता है आपका अक्टूबर एंड नवंबर। फिर उसके बाद में 2 दिन और मैं दूंगी अक्टूबर को और नवंबर को। अक्टूबर और नवंबर के भी मैं बैंक और फाइनेंशियल न्यूज कर लूंगी। तो इन 4 दिन में मेरे 4 महीने के बैंक और फाइनेंशियल न्यूज हो गए। अब मैं फिर यहां पर अगले 2 दिन, यानी कि इन 4 दिन के बाद में 5वां और 6ठा दिन, यानी कि 5th और 6th डे जो है मेरा, 5th और 6th डे है, इसमें मैंने अगस्त और सितंबर दोबारा से उठाया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पर बैंक और फाइनेंशियल न्यूज में किसको छांटना शुरू किया, RBI के सर्कुलर्स को छांटना शुरू किया। अब मैंने RBI के सर्कुलर्स उठाए जिसमें RBI ने या तो किसी बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाई है, जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर पेनल्टी लगाई सपोज। तो अब मैं क्या करूंगी, RBI का UCB रिलेटेड सर्कुलर निकालूंगी। RBI न्यूज में था, उसने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पेनल्टी लगाई, हमेशा लगाता है, इस बार भी लगाई है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड जो सर्कुलर है वो निकाला। उसके अलावा मैंने क्या किया, NBFC रिलेटेड जो सर्कुलर है वो निकाला, क्योंकि इस पे भी पेनल्टी लगी है। इनको मैंने अच्छे से कर लिया। तो ऐसे जितना भी RBI रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उनको मैं ऐसे ही कर लूंगी, ठीक है, उनको मैं इस तरीके से कर लूंगी। अब बात आती है इधर कि ये सारी हो गई, सेबी रिलेटेड न्यूज हो गई। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मेरा मतलब है जैसे एक्सिम बैंक हो गए, सिडबी हो गया, है ना। तो इस टाइप के जो मेरे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक और जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, इनसे रिलेटेड जो न्यूज है वो मैं कर लूंगी। जनरली इससे रिलेटेड यहां पर ज्यादा न्यूज होती है, एक्सिम बैंक से रिलेटेड बहुत ज्यादा न्यूज होती नहीं है। तो मुझे मेनली इस पे फोकस करना है, RBI रिलेटेड न्यूज एंड सर्कुलर्स पर फोकस करना है। तो अगस्त एंड सितंबर को 2 दिन दिए, अच्छे से मैं ये सर्कुलर्स निकाल के भी अच्छे से कर लूंगी, क्योंकि दिन में कम से कम मेरे पास में होंगे आराम से कि मैं 4-5 घंटे दूं किसको, मेंस को दूं। 4-5 घंटे नहीं दे पा रहे हो, सपोज इन केस अगर कोई यहां पर ऑन जॉब है, अगर बाकी लोग हैं तो मैं आपको कहूंगी कि बाकी सब्जेक्ट्स को आप 1-1 घंटा दो। थोड़ा सा अगर आपका GA स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो इसको 3-4 घंटे दिन में दे दो कि आपको 8 घंटे दिन में पढ़ाई करनी है। अगर आप बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तो आपको 3-4 घंटे में भी काम चल जाएगा, 5 घंटे में काम चल जाएगा।
टोटल सभी सब्जेक्ट्स का। जीए में फिर आपको 2-3 घंटे इनफ है आपके, अगर आपने दे दिए 2-3 घंटे जीए में तो उससे आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इसीलिए मैंने 2-2 महीने को क्लब किया हुआ है और 2-2 दिन इनको दिए हैं कि आप आसानी से कर सको। 2 दिन आपने इसको दे दिए। इसमें भी अक्टूबर और नवंबर में भी आपने यही सेम चीज की, आरबीआई न्यूज की, सेबी किया, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किया। अब बात आती है यहां पर फिर से अगस्त एंड सितंबर अगले 2 दिन के लिए, यानी कि 5, 6, 7 और 8 दिन, 8 दिन यहां दे चुके हो। अब 9वें और 10वें दिन की बारी है, ठीक है। इसमें फिर आपने सितंबर और अगस्त के जो बिजनेस न्यूज है, इकोनॉमी न्यूज है और इंटरनेशनल न्यूज है, किसी भी वजह की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, इंटरनेशनल न्यूज, किसी भी कंट्री के साथ में हमारी कोई भी न्यूज है, किसी भी कंट्री की कोई भी न्यूज है, जितनी भी फॉरेन कंट्री रिलेटेड न्यूज है उनको हम अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारा हो जाएगा। इसके अलावा हमारी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो रह जाएंगी। अभी ये देख लो, यहां पर 9वें और 10वें दिन में मैंने ये कर लिया और 11वें और 12वें दिन में ये कर लिया। अक्टूबर नवंबर में बिजनेस, इकोनॉमी, कंपनी रिलेटेड जो भी इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड न्यूज है, 12 दिन में मेरा हो गया ये। अब 12 दिन में मैं जो 5 दिन है, 5 डेज है, वो किनको दूंगी? अदर न्यूज को। कैसे दूंगी अदर न्यूज को? कि मैंने उठाया जुलाई से लेके नवंबर उठा लिया, जुलाई से लेके नवंबर उठा लिया, इसमें जितनी भी बाकी न्यूज रह गई हैं स्कीम्स रिलेटेड, या फिर एक काम करना, एक दिन आप गवर्नमेंट स्कीम्स को दे देना। बहुत ज्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स होती नहीं है, आसानी से आप कर लोगे। बजट में भी जो स्कीम्स का मेंशन किया गया है या जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उन सबको कर लो आप अच्छे से। स्कीम्स के लिए 1 या 2 दिन दे देना। तो ये 5 दिन मैंने इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, हर एक दिन आप 1-1 मंथ का करंट अफेयर्स रिवाइज कर लो, जितनी अदर न्यूज है सबको रिवाइज कर लो। इन सब न्यूज जो आपने कर लिया, इनको छोड़ के बाकी जो न्यूज बच गई है, जिसमें आती है आपकी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट का कोई पोर्टल है, गवर्नमेंट ने कोई डैशबोर्ड लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम्स निकाली हैं, या फिर आपका कोई भी स्टेट न्यूज में रहा है किसी भी वजह से, कोई फर्स्ट टाइम कोई चीज हुई है, फर्स्ट कोई लार्जेस्ट कोई नई चीज आई है, लार्जेस्ट डैम बना है या कोई लार्जेस्ट रबर डैम बना है, जो भी इस टाइप की न्यूज है उनको इसमें फोकस करना है 5 दिन में। तो अब आपके 12 और 5 कितने हो गए? 17 दिन हो गए, ठीक है। हमने 17 दिन निकाल दिए साइड में। अब क्योंकि मिनिमम के हिसाब से 17 दिन के बाद में मेरे पास में कितने दिन बचे? 3 दिन और बचे। अब इन 3 दिन में मैं फटाफट से रैपिड फायर जैसा मोटा सब रिवाइज कर लूंगी जो मैंने यहां पर पढ़ा था। जब मैं इनको पढ़ूंगी तो मैं आपको ये बोलूंगी कि छोटे मोटे नोट्स लिखो। ऐसे नोट्स में क्या लिखना है? वो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो ऐसे फैक्ट हैं आपको याद नहीं रहते, जो इंपॉर्टेंट है पर आप भूल जाओगे, तो वो लिख लेना अपनी कॉपी में और उनको रिवाइज कर लेना। इन 3 दिन में आपको प्योरली क्या करना है? रिवीजन इधर करना है, ठीक है। तो उससे आपका जो जीए सेक्शन है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डू योर एसबीआई पीओ मेंस के लिए जीए को प्रिपेयर कर सकते हैं। और कैसे प्रिपेयर करना है ये मैंने बता दिया है। आगे जब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा प्रीलिम्स का और फिर आपका मेंस यहां पर शेड्यूल्ड होगा, उसमें जितने दिन बचेंगे उसके हिसाब से एक और आपका रोड मैप मैं तैयार कर दूंगी। फिलहाल के लिए डू नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल डे। अभी से शुरू हो जाओ, इस पैटर्न को फॉलो करने लग जाओ, ताकि जब आपके पास में रिजल्ट आए तो आपने एटलीस्ट कुछ तो ऐसा हो जो किया हो। बाकी लोगों से हेड स्टार्ट ले लो ना, क्यों आपको रिजल्ट का वेट करना? कर लो इसको रिवाइज, क्या जाएगा? अगर 2-4 दिन 10-15 दिन तुमने कुछ पढ़ लिया और सपोज भगवान न करे कि मेंस के लिए नहीं क्वालिफाई करते हो, तो क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। पढ़ा हुआ कभी खराब नहीं जाता। लिटरली मान के चलो, जिंदगी में कभी भी पढ़ा हुआ तुम्हारे आ सकता है। तो ये हर चीज यहां पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अच्छे से प्लान करो, यहां पर इसको पढ़ो अच्छे से। कोई दिक्कत आती है मुझे आप पूछ सकते हो। मेरा जो यहां पर टेलीग्राम चैनल है उसका मैं नाम लिख देती हूँ, वहां ज्वाइन कर लेना। कोई दिक्कत आती है उधर पूछ लेना। टेलीग्राम चैनल में लिख रही हूँ शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल के नाम से। वैसे तो आप याद रख पाओगे, मेरा नाम ही है, मेरा नाम है शीतल शर्मा। जो लोग नहीं जानते हैं तो आपको टेलीग्राम पर जाकर लिखना है शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल। पूरा इतना लंबा लिखने की भी जरूरत नहीं है, खाली शीतल शर्मा लिखोगे तो जो भी ऐसा टेलीग्राम चैनल तुमको दिखे जिसमें 50,000 यानी कि 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो ना, उधर ज्वाइन कर लेना।
तो यहाँ पर मेन ज्वाइन करो, जब भी मेरी कोई क्लास होती है, कुछ भी होती है प्रिपरेशन के लिए, मैं वीडियो डालती हूँ, इधर से देख सकते हो। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर देना जाने से पहले। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड आई होप कि आप जल्दी से यहाँ पर तैयारी करने लग जाओ और मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाओ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।